नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण को समझा था। अब चूंकि हम संस्कृत भाषा को समझने के प्रयत्न में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी माहेश्वर सूत्र। इसके लिए एक जो दंत कथा है बहुत प्रचलित है कि महर्षि पाणिनि ने शिव की उपासना की थी संस्कृत भाषा की रचना करते वक्त। वहीं पर उन्होंने जब शिव जी की उपासना की तो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और फल स्वरूप उन्होंने अपने तांडव नृत्य के पश्चात 14 बार अपने डमरू का वादन किया था। जब उन्होंने उन 14 प्रकार से वादन किया तो 14 अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई, जिसे महर्षि पाणिनि ने बड़े यत्न के साथ सुना और फिर उन्हीं शब्दों को आधार बनाकर उन्होंने अष्टाध्याय की रचना की। तो उनके जो सूत्र थे 14 सूत्र वो निम्न प्रकार से थे। जैसे पहला हो गया आपकी आई ऊंग, दूसरी हो गई रील रिक, तीसरी अयोंग, चौथी एवोच, पांचवी जो हो गई आपकी हाइवरट, छठी लन, और जो सतवीं है यमगणनम। ये हर शब्दों की जो होती है उच्चारण पद्धति होती है। जैसे आपने वर्ण में पढ़ा था कि किसे कंठ से बोलना चाहिए, किसी तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, नासिका से, ठीक उसी प्रकार। और आपको भी ऐसे ही अभ्यास करना है। अगर वर्णों को हम सही से उच्चारित करेंगे तो इसका ज़्यादा, अब जैसे कि सड़क आप बोलते हैं वैसे ही सलगम बोलते हैं, तो दोनों स में अंतर होता है, लेकिन कई बार आप बोलते होंगे तो दोनों दंत स्वर का प्रयोग कर देते होंगे। इस वजह से समझने में भी दिक्कत होगी और आपको समझाने में भी दिक्कत होगी। तो वर्णों का उच्चारण सही से करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे है क्या शब्दज्ञ, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये हो गया झबज्ञ, ठीक है। फिर हो गया घढ़ और 10वीं है आपकी जब ठस। एक एक वर्णों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर आपकी जो 11वीं है खफ छठ ताओ, और 12वीं है आपकी कपय। फिर है, अब यही आपको ध्यान देना, श स स ट्र। इसमें आपके तीनों श है, तालाबी श, मूर्धन्य श और दंती श। तो तालाबी श होगी श, मूर्धन्य श श, फिर दंत स और श, और अंत में हो गई हल। अब ये आपके प्रमुख हैं संस्कृत की आधार, तो कहते हैं ना आपकी यही पिलर्स हैं संस्कृत की। इन्हें अच्छी तरह से स्मरण कीजिएगा। आपको ये, अगर फ्यूचर में संस्कृत को लेकर सीरियस हैं तो ये विभिन्न जगह आपको पूछती है, ठीक है। बीएड वगैरह के क्वेश्चंस में भी ये आपकी आती है, तो इसे अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इसे माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासेस में उसको आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं संधि। एक संधि की जो मूल परिभाषा यही होती है कि जब दो वर्ण आपस में मिलकर, जो दो तरीके से वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उनसे जो नए शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ लगे। वैसा नहीं कि हम दो शब्द मिला दिए, कोई भी शब्द नए निर्माण कर दें लेकिन उसका अगर कोई अर्थ नहीं हो रहा है तो वो संधि नहीं कहलाएगी। उससे अर्थ निकले उसे ही संधि कहते हैं। अब इसी को हम इस क्लासेस में पढ़ेंगे। संधि आप जानते हैं, स्वर्ग संधि स्वर्ग में होगी, आपके विसर्ग में होगी, ठीक है।
अब इसे आप लिखिए, समझिए, बड़े ही आसानी से समझ में आती है और इससे आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प भी होगी, क्योंकि जानते हैं इस ऑब्जेक्टिव्स बहुत बढ़ गए हैं। वैसे आपको जो है 2 तरीके से पूछी जाएगी, एक ऑब्जेक्टिव वाइज भी पूछी जाती है और संधि करने के लिए आपको दी भी जाएगी। ठीक, पढ़ते हैं हम। संधि हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संधि की जो आपकी परिभाषा है वो ये होती है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए विकार क्या होता है। विकार हो गया आपके, जैसे तत् जड़ त्वम, तो ये जो त है इसमें हलंत लगी हुई है, और ये जो दूसरा हलंत जो आधी त है, तो हम इन दोनों जब मिलेंगे तो ये जो आपकी बनी तत्वम, इन डबल, यहाँ हो गई डबल टकार हो गई। ठीक है, तो इसी तरह देखिए अन जोड़ उपस्थिति, तो हलंत में अन न है और उपस्थिति में उ है, तो न और उ बढ़कर उ बनते हैं, तो हो गई अनुपस्थिति। और संस्कृत में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में आपके जो होते हैं वो, अगर साधारण तौर पर जहाँ आपको पढ़ना है 5 प्रकार के व्यंजन आपको पढ़नी है, व्यंजन आपकी हो गई 15 प्रकार की, और जो विसर्ग है आपकी 9 प्रकार के विसर्गों को आपको पढ़ना है। तो पहले हम स्वर संधि को पढ़ लेते हैं। देखिए स्वर संधि, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब 2 स्वर्ण वर्ण आपस में मिलेंगे और उससे जो नए शब्द की उत्पत्ति होगी वो दीर्घ की होगी। जाहिर सी बात है, तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिले तो स्वर संधि कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लिए, नदी जोड़ ईशा, इसमें जो है ये ई कार की 2 ईड़ कार की मात्राएं आपस में मिलकर दीर्घ ईकार बनाकर नदीशा। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद। अब देखिए स्वर संधि के जो भेद हैं आपके, वो पहली है दीर्घ संधि, जिसे अकः स्वर्णे दीर्घ कहा जाता है। गुण संधि आदगुणः, यन संधि इको यणाची, वृद्धि संधि पृथ्वीरेची, और अयादि संधि यानी एचो अयावाहा। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में आपको इन सारे नामों से ही पूछा जाएगा, लेकिन समझने के लिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे दीर्घ संधि यानी जब शब्द मिलकर दीर्घ हो जाए, सबसे पहली दीर्घ संधि, तो आपको वहां मैंने नोट कर दिया है। अब नॉर्मली जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ते हैं। जैसे हो गई आकाश वर्णे दीर्घा, जब 2 समान वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। या फिर आप इसके स्थान पे ये समझ सकते हैं, जब 2 समान स्वर वर्ण परस्पर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उस दीर्घ संधि कहलाती है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण से पहले आप समझिए कि अ जमा आ हो गई, आ प्लस आ हो गई, आ प्लस आ भी आ ही होती है। ठीक उसी तरह छोटी ई प्लस बड़ी ई हो गई, छोटी यू बड़ी यू। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए समझ में आएगा जैसे। और ये जो आपके उदाहरण है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं, और संधि विच्छेद अगर आप लोग को करने के लिए दिया जाएगा तो अक्सर ये पूछे जाते हैं। जैसे नदी जमा ईशा, नदीशा, इसमें देखिए दीर्घ ईकार मिलके हो गई दीर्घ ईकार। और ठीक इसी तरह भानु जमा उदय, भानुदय। अब देखिए छोटी यू बड़ी, छोटी यू मिलके हो गई बड़ी यू। ठीक इसी प्रकार विद्या जोड़ आल्य, विद्यालय, ये हो गई आ जमा आ। ठीक उसी प्रकार विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। और ये चारों में से आपको एग्जाम में पूछते हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार इसको पूछा गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जब भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं और आद गुना की ओर बढ़ते हैं।
देखिए आद गुना की बात की जाए तो यदि अवर्ण के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। वहीं पर अगर अ के बाद उ अथवा उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार अंतिम में अ के बाद अगर री रहे तो मिलकर अड़ा हो जाता है। देखिए समझ लीजिए, अ जमा ई ए, आ जमा ई भी ए, अ जमा उ ओ, अ जमा री अड़ा। संस्कृत की बड़ी मुख्य विशेषता होती है कि जहाँ शब्द समाप्त करने होते हैं तो अंत में तो हम जो छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं आधे शब्दों का, वो तो हम कर नहीं सकते, तो उसकी जगह हलंत का प्रयोग करते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आप सीखते जाइएगा। तो देखिए जैसे हो गई परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, यहाँ हुई है अ जमा ई, एक आड़ हुई है, म और ई मिलकर एक आड़ बने हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि म अंत में आ रही है अकार की ध्वनि, तो अ जमा ई हो गए ईश्वर। ईश्वर लंब जोड़ उदर, लंबोदरा। और ये जो लंबोदर है ये भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब जो होती है देव जोड़ इति, देवेति, यहाँ अ जमा ई ए बने हैं। चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। उसी प्रकार महाजमा उदय, महोदय। देखिए जब पत्र लिखना आप सीखोगे तो उसमें इसकी महत्व बहुत होती है। ठीक उसी प्रकार शब्द जोड़ ऋषि, शब्द ऋषि, राजा जोड़ ऋषि, राज ऋषि। देखिए इन दोनों में हुई ना अ जमा री अड़ा, अड़ा कैसे हुई, ऋषि की जगह हटा दी, अकार का विलोम हो गया और जो हलंत की र है वो ऊपर चली गई। अब आगे बढ़ते हैं वृद्धि रेचि की तरफ। देखिए जब मैं लिख रहा था तो मुझसे भी गलती हुई, वृद्धि रेचि से पहले जो है आपकी एचो यवाहा है, तो पहले उसे पढ़ लेते हैं। देखिए एचो यवाहा की बात की जाए तो ए एवं ओ के परे भिन्न स्वर हो तो ए का अय, ओ का औ एवं ए का आय हो जाता है और ओ का आओ। अब इसको समझते हैं। स जोड़ अनम, शयनम, ए जमा अ बन गई आपकी आय। गह जोड़ अक, गायका, ए जमा अ आय। अब ठीक विनय जमा अक, विनायक, ए प्लस अक आय। देखिए इसमें विनायक, पावक और शयनम रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। नय जमा अनम, नयनम, ए प्लस ए आय। अब ये तो हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं हम वृद्धि रेचि की तरफ। देखिए यदि अवर्ण के बाद यानी जोड़ के बाद ए या अय रहे तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद ओ या ओ रहे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। उदाहरण में समझिए, एक जमा एकम, एकम, अ प्लस ए है, माफ कीजिएगा अकायकम बना, तथा जोड़ एव, तथेव, आ प्लस ए अय बना। और उसी प्रकार गंगा जोड़ ओघा, गंगोग, आ प्लस ओ औ। अब सबसे अंतिम जो होती है आपकी इको याणेची। यदि ई, उ, री और री, जैसा हमने जब व्यंजन पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि जो लड़ी है वो भी आपकी एक वर्ण आती है संस्कृत में, हिंदी में नहीं होती है, लेकिन संस्कृत में ये वर्ण की गिनती में ही आती है। अब इनसे पड़े कोई स्वर हो तो जो ई है यानी जो इसके स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर ल हो जाएगा, और जो आपकी लड़ी है उसके स्थान पे हलंत की ल होगी यानी छोटी वाली ल। अब उदाहरण समझिए, इति जोड़
ता। इत्युक्तवा ई जमा उ हो गए आपकी उ। देखिए यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यहाँ हुई ई जमा अ। उसी प्रकार लीड़, ली जोड़ आकृति, लाकृति, ली प्लस ला हो गई आपकी। अनु जोड़ आय, अन्वय हो गई उ प्लस अ व। अब इसमें से जो क्वेश्चन है आपकी लाकृति, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आपके जो भी रिविजन होगी तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि संस्कृत में शब्द बहुत है, लेकिन आपकी जो सिलेबस है वो सीमित हो गई है। उसमें हर बार सेम क्वेश्चन, और देखिए हर बार आपको पत्र में वही आती है, पिता को पत्र लिखिए, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पत्र लिखिए, साफ सफाई है। तो ये हर बार की पूछे हुए क्वेश्चन है आपकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि व्यंजन 15 प्रकार के होते हैं। तो आज हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर हमने पढ़ा, फिर व्यंजन को हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे, और विसर्ग जो है आपकी 9 है। उसके बाद विसर्ग, जब आप संधि करना सीख जाओगे तो उसके पश्चात आप शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि शब्द रूप आप जैसे जैसे याद करते जाओगे वैसे वैसे आसानी होती है। उससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बालक का शब्द रूप है वो आपकी तीसरी विभक्ति में क्या होती है, जैसे हुई ना बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक उसी प्रकार तीसरे में हो गए बालकः बहुवचन, क्योंकि यहाँ तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में आपकी 2 ही होती है, एक होती है आपकी फर्स्ट पर्सन और एक बहुवचन, है ना। धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। अभी आप इन 5 को याद कीजिए। इसमें जो जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें से ज़्यादातर आपकी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में।